आज हमारे साथ मौजूद हैं रिहाई मंच के महासचिव राजीव जी। आज हम राजीव जी से बात करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पे जानने की कोशिश करेंगे कि रिहाई मंच और रिहाई आंदोलन उन मुद्दों को लेकर के कैसे सोचता है और कैसे काम करता है। खासकर जो युवक बिना किसी वजह के जेलों में बंद कर दिए जाते हैं आतंकवादी बता करके। रिहाई आंदोलन को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस 10 वर्ष में रिहाई मंच और रिहाई आंदोलन ने कितनी सफलता अर्जित करी है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव हैं। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। राजीव, सबसे पहले तो आप हमें रिहाई मंच के बारे में बताएं कि ये कैसे शुरू हुआ, क्या प्लान था और इसके शुरू करने के पीछे वजह क्या थी। देखिए, क्या है कि जब 2005 के दौरान जब उत्तर प्रदेश में मऊ में सांप्रदायिक दंगे हुए और जिसमें इस बात को आया कि गांव की तरफ से जो दंगों का जो पैटर्न है, जिस तरह गांव में फैले दंगे गुजरात के पैटर्न पे जा रहा है और पूरा गुजरात में जो टेरर पॉलिटिक्स थी वो 2007 उसके बाद 2007 तक जिस तरह से दिखने लगी है, संकट मोचन ब्लास्ट के बाद लोगों की गिरफ्तारियाँ होने लगी। तो उस समय हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग थे और हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते थे, फिल्में बनाते थे। तो उस दौरान हम लोगों ने इस बात को भापा कि जो पूरी जो पॉलिटिक्स है वो टेरर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से भारत में टेरर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है और हमारा सूबा भी इससे अछूता नहीं रह गया है। और इस बात को लेकर हमने देखा कि तब 2007 में तारिक कासमी 12 दिसंबर 2007 को और खालिद मुजाहिद को 16 दिसंबर को जब उठाया गया और जिस तरीके से 22 दिसंबर 2007 को उनकी गिरफ्तारी को शो किया गया, तो उस बात ने ये प्रमाणित किया कि किस तरीके से एक फेक तरीके से लोगों को उठाया जाता, दिखाया जाता है, चूँकि ये घटनाएं हमारे पास पड़ोस की थी और जिसमें हमने देखा कि जो दूर से जो दिखाया जाता था कि कश्मीर से है, पाकिस्तान से, उसको उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल समझना था कि ये सच्चाई क्या है। लेकिन हमारे सामने से जब दिखने लगा तो उसमें उसको जो है एक व्यवहारिक तरीके से हमको देखने में समझ में आया कि नहीं, ये जो पूरा गलत तरीके से करके टेरर पॉलिटिक्स की जा रही है। और उस समय उत्तर प्रदेश में यूपी कोका का एक माहौल मायावती गवर्नमेंट ने बना रही थी, मकोका की तर्ज पे जो है। तो पूरा वो जो संस्करण था कि गुजरात संस्करण का जो यूपी में जो टेरर पॉलिटिक्स का जो शुरुआती दौर था, तो हम लोगों को लगा कि इसको संजीदगी से देखना चाहिए और सोसाइटी को इस पर फाइट करना चाहिए और सोसाइटी को कम से कम लीगल रूप में से फाइट करते हुए और सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट में फाइट करते हुए अपनी मांगों को जो पॉलिटिकल डायमेंशन के जो भी पार्टीज़ हैं उनको इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि अगर जुल्म हो रहा है, अगर गलत हो रहा है, तो आप उसके जुडिशियल कमीशन का बैठाइए और अगर आप मानते हैं कि ये जुल्म हो रहा है तो अपने मैनिफेस्टो में भी डालिए कि हम अगर आएंगे तो क्या कहते हैं इसको आप वादा निभाएंगे। ये ना कि सिर्फ आप जो है विपक्ष में हैं तो बात करिए कि जो जुल्म हो रहा है, पक्ष में जाएंगे वही काम करें। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि निमिष कमेटी को मायावती ने गठित किया था और उसकी रिपोर्ट सामने नहीं लाया गया, उन्होंने रिपोर्ट अपनी दे दी थी। बाद में आप लोगों ने उस रिपोर्ट को लीक किया, सार्वजनिक किया, खुले मंचों पे और आम लोगों को मुहैया कराया। तो उसके पीछे क्या प्रक्रिया आप लोगों ने अपनाई और क्यों आपको ज़रूरत लगी कि इस कमेटी की रिपोर्ट को सबके सामने लाना ज़रूरी है और किस लिहाज से ज़रूरी है? देखिए, पूरे मुल्क में अगर देखिए तो पूरा जो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगों में मुसलमान मारा गया। लेकिन पूरे भारत में तमाम जुडिशल कमीशन बने, किसी भी कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं हुई कि कुछ हुई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट मुंबई के दंगों पे आप देखिए, या फिर उसके पहले हाशिमपुरा मलियाना, उसके पहले मुरादाबाद में जब 280 लोगों को मार दिया गया था, और या फिर भागलपुर, तमाम जो देखिए तो इन रिपोर्टों का जो हश्र हुआ था उसमें हम जो अगर एक देश के जिम्मेदार नागरिक एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बतौर देखते हैं तो अगर किसी डेमोक्रेसी में जुडिशियल कमीशंस की बन रहे हैं और जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं हो पा रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि उस व्यवस्था में इंसाफ देने की उम्मीद जनता को नहीं बच पाएगी। हम चाहते हैं कि इस देश की जनता को इंसाफ मिले और उसकी जो उम्मीद बचने का सवाल नहीं है उसके क्योंकि इंसाफ के बगैर कोई डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती, बड़े बड़े राजतंत्र नहीं सर्वाइव कर सके। तो ये हमारी दिमाग में हुआ कि हम लोग की कमीशन का गठन हो, क्योंकि अगर लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी है तो हमने कहा कि हमने तो देखा कि इसको फला जगह से उठा के आपने फला जगह पर इसको आपने शो किया।
तो हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 12 दिसंबर को खालिद मुजाहिद और 16 दिसंबर को तारिक कासमी की दोनों की गिरफ्तारियां थी। हम कह रहे हैं कि आजमगढ़ और मरियाहों से हुई, और आप कह रहे हो कि बाराबंकी से विस्फोटकों के साथ हुई और आईबी इनपुट पे हुई। तो हम कह रहे हैं कि अब जुडिशल कमीशन बैठा लीजिए। तो उस दौरान में तमाम लोगों ने सवाल किया कि भाई कोई अब नहीं रहेगा, हाशिमपुरा मलियाना से लेकर कहीं रिपोर्टें नहीं है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार इसको पूरी हम जिम्मेदारी से और इस डेमोक्रेसी को बचाने का जो पूरा इस देश के जिम्मेदार नागरिकों को पर जो पूरा वो है बीड़ा है, इसको लेते हुए, क्योंकि टेरर के नाम पर जो बदनाम किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को, ये पूरा आपके डेमोक्रेसी को कोलैप्स कर ले जाएगा। इसलिए इसका जो है खुलासा होना चाहिए। तो हम लोगों ने जब इस सवाल को उठाया तो मायावती ने उस समय आर.डी. निमेश कमीशन को बनाया। उसके बाद हमने पूरी आर.डी. निमेश कमीशन की पूरी जो कमीशन था जो चला, जो उसमें जो भी उनको रिपोर्ट देनी थी या जो भी गवाहियाँ लोगों की थी, जो चश्मदीद थे, उनकी गवाहियों में हम लोगों ने जितना हो सका वो हम लोग चाहते थे कि वो हो। बाद में कमीशन की रिपोर्ट जब अखिलेश सरकार में जब ये 30 अगस्त को निमेश ने साहब ने उनको सौंपी, उसके बाद हम लोग की मांग थी कि अब इस कमीशन को आप रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। इसलिए सार्वजनिक करें कि आपके ऊपर जिम्मेदारी और भी है, क्योंकि आपने 2012 में अपने चुनाव में मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि हम आएंगे तो बेगुनाह मुसलमानों को छोड़ेंगे, लेकिन तब तक किसी बेगुनाह मुसलमानों को छोड़ा नहीं था। उल्टा इनके राज में भी मई में शकील के सीतापुर से गिरफ्तारी हो चुकी थी। 2 कश्मीर लड़कों की मैं ट्रेन से उठा ले गई थी पुलिस जो है। लेकिन हमने फिर भी कहा कि आप इस कमीशन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस दोषी पुलिस अधिकारियों को सज़ा मिलेगी। इम्प्लीमेंट दूर छोड़ी सार्वजनिक तक नहीं किया। तो अब हमने फिर उस रिपोर्ट को जो है मार्च में 2013 में हमने उसको जनहित में लीक किया, और उसके बाद इन्होंने जहाँ पर उसके रिपोर्ट के लीक होने के बाद इस बात को होना चाहिए था कि जो दोषी पुलिस अधिकारी, जिसमें विक्रम सिंह, वर्तमान में जो ब्रिजलाल हैं जो ADG लॉ एंड ऑर्डर थे, वर्तमान में भाजपा नेता हैं, वो मनोज कुमार झा, चिरंजीव नाथ सिन्हा, ऐसे IPS अधिकारी समेत तमाम लोग थे। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों ने मिल करके 18 मई को खालिद मुजाहिद को कस्टडी में मार दिया, जिसके खिलाफ 21 तारीख से हम लोगों ने विधानसभा पे एक लंबा धरना किया, और जो कि 19 सितंबर 2013 तक चला। और तब जा कर के 16 तारीख को जो है सदन में पहली बार इस रिपोर्ट को 35-37 साल के पूरे इसमें इतिहास में पहली बार सार्वजनिक किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सार्वजनिक करने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मतलब कि आपका कैबिनेट मान रहा है, स्वीकार रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है कि आप दोषी पुलिस अधिकारी को आप नहीं चाहते कि जेल जाए। आपका जो बेगुनाह लड़का है वो जेलों में मर जाए, उससे आपको कोई चिंता नहीं है, जिसके लिए आपने चुनाव मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि हम आएंगे छोड़ेंगे। लेकिन आप ये जो बताता है कि हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उस पर सीक्रेट एजेंसीज जो हैं और जो उनका कितना दबाव है कि वो उसके दबाव में आकर जो पूरा इस तरह की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते हैं, और यूँ जानते इस बात पर भी हैं कि अगर हम किसी इस तरह की रिपोर्टें सार्वजनिक होंगी, पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी, और पुनर्वास मुआवजे को अगर हम देंगे जो लोग छूटे हुए हैं, तो हमारा हिंदू वोट बैंक खिसकेगा। जहाँ तक रिहाई मंच का सवाल है, रिहाई मंच की जो बात है, तो ज़्यादातर रिहाई मंच आतंकवाद के नाम पर जिन बेगुनाह मुस्लिम युवकों को बंद किया गया है उनको छुड़ाने का लंबे समय से काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसी मसले में आप लोगों ने भोपाल एनकाउंटर पे भी धरना प्रदर्शन करा था लखनऊ में, और जिसमें आपको पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया था, मारा था, पीटा था। उस केस में पुलिस का क्या रवैया था और क्यों उन्होंने आपको आंदोलन और प्रदर्शन पे इतना सब कुछ किया था, और उस केस में आगे क्या हो रहा है, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है और सरकार उसको कैसे देख रही है, खासकर यूपी गवर्नमेंट कैसे देख रही है, उस पर अगर आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बता सके तो। देखिए क्या है कि भोपाल में इनकाउंटर हुआ, सबने देखा, वीडियोस का आया, सबने देखा। हमारा सब उस समय भी सवाल था कि हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, आखिर में बहुत सारी चीज़ों पे संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट, वो ऐसी घटनाओं पे संज्ञान ही नहीं ले रहा है। हमारी जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं
उनकी स्थिति इस पे नहीं कर पा रही। तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदार नागरिक समाज है उसकी तो जिम्मेदारी है कि वो ऐसी सवालों को लेकर कम से कम जो भी शहर का जो लोकतंत्र के जो बड़े स्तंभ हैं, गांधी जी, अंबेडकर जी, उनके जो प्रतिमा स्थल होते हैं वहाँ पर जाके धरना देते हैं। उस दिन भी हम गांधी प्रतिमा के नीचे हम धरना दे रहे थे। पुलिस शुरुआत, अभी धरना शुरू होने वाला ही था, हमारा अभी टाइमिंग था उस पहले ही, पुलिस आती है, पूछती है कि आप क्यों धरना दे रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये जो है आप धरना नहीं दे सकते हैं, धरना शुरू हुआ नहीं होता। तो हमने कहा कि भाई आप जो है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप धरना नहीं दे सकते हैं। हमने कहा कि आखिर में क्यों नहीं दे सकते इस आप बताइए। कहा कि यहाँ पर ये सरकार का आदेश है कि धरना नहीं दे सकते हैं। हमने कहा कि सरकार का आदेश और लोकतंत्र में कुछ आप तो कुछ मानोगे हैं, लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है ये कि हम इस देश के नागरिक हैं और धरना दे सकते हैं, इसको कोई आप नहीं रोक सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो सिमी वालों को मारा गया है, पुलिस के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर हमने कहा कि भाई सिमी के लोग हैं या पुलिस को लोगों ने मारा है, ये जो है अगर ये आप बोल करके आप क्लियर कर रहे हैं कि आप एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पुलिस के रोल पे नहीं है, बल्कि वो जो पुलिस, जो भोपाल की पुलिस है, जो कातिल पुलिस है, जो कश्मीर में जो कोई इनकाउंटर करे, जो पूर्वोत्तर में इनकाउंटर करे, जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में आदिवासियों के साथ जो निशंस अत्याचार किया जा रहा है, वो उस माइंडसेट के साथ हैं आप। इसके बाद उन्होंने पूरा घसीट करके मारने लगे और मारते हुए फिर केबिन में भी लंबे समय तक उन्होंने मारा। सिमी आतंकवादी, कठुआ, मुसलमान, पाकिस्तान, और फिर गाड़ी में लंबे समय तक आधे घंटे तक घुमाना, फिर कि हम इनकाउंटर करेंगे, फिर थाने पे ले जाना कि क्राइम ब्रांच की ये सिमी के आतंकवादी हैं। ये एक माइंडसेट बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक जो आंदोलन है उनको सिर्फ नहीं कुचला जा रहा है, उनकी वॉइसेस को नहीं कुचला जा रहा है, बल्कि जो पुलिस है उसको जो पूरी ट्रेनिंग है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो जनता है और अगर इस तरह के सवाल को उठाती है कि जिसमें आदिवासी, दलित, मुसलमान का इनकाउंटर हो रहा हो या फिर उसके रेप उनकी माताओं बहनों के साथ हो रहा हो, तो वो अगर सवाल को उठाते हो तो उसको दमन करना है, क्योंकि ये सब टेररिस्ट हैं। सिर्फ उनके हथियार हाथों में इंसास और AK-47 नहीं थमाई गई, उनके जहन में भी एक AK-47 चल रही है। और जो कि बार बार आप देखिए कि जो तमाम जगहों पर कि आप माने कि अपने आप को लोहिया JP के वारिस कहने वाले लोग जो है, आज अखिलेश सरकार में पिछले 2 सालों में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पत्रकारों का, ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों का उनको मारने पीटने की ही नहीं, पत्रकार जगेंद्र को तो जिंदा जला दिया गया। मैं इसके पहले गुजरात के बाद सांप्रदायिक दंगों के बाद अगर कहीं जिंदा जलाने की घटना है तो 2012 में कोसी कला में कलवा भूरा 2 भाइयों को जिंदा जला दिया गया। तो मतलब ये दिखा रहा है कि जो पूरा हमारा जो सोसाइटी है और जो हमारी जो पूरा जो सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की हों, चाहे वो सपा या कांग्रेस की हों, उसमें जो पॉलिसीगत और क्रुएल्टी में कोई अंतर नहीं है, उनकी क्रुएल्टी बराबर है और वो आम नागरिक को एक टेररिस्ट के ही रूप में देखती हैं। चूँकि आप सोसाइटी से जुड़े हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और राजेश, ये एक नॉर्मल बात हो जाती है कि जब जिनके घर के बच्चे, चाहे वो बेटे हों, पिता हों, जो भी हों, जिस भी पोजीशन पे हो, जब उनको जेलों में उठा करके बंद कर दिया जाता है तो खासकर उस घर में महिलाएं बसती हैं। और अगर हम सामाजिक मान्यताओं की बात करें तो हम पाते हैं कि बहुत आसानी से लोग ये कहते हुए हमें मिल जाते हैं कि मुस्लिम परिवार में औरतों का जो हाल है वो बहुत बुरा है। दूसरा ये कि मुस्लिम परिवार की औरतें बहुत रिजिड होती हैं, खासकर किसी बाहरी मर्द से और हिंदू पुरुष से बात करने में घबराती हैं, कतराती हैं। मुझे ये लगता है कि इन केसों के, क्योंकि सारे केसेस बहुत लंबे चले हैं, तो इनके इस दौरान आप लोगों का, खासकर रिहाई मंच के सभी सदस्यों का घर पे आना जाना लगा रहता होगा, वो चाहे लीगल मसले हों या उन्हें जेल में सुविधाएं मिलाने से लेकर के सारी। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नज़रिया बना कि क्या वास्तव में मुस्लिम परिवार की जो औरतें हैं या मुस्लिम औरतें हैं वो बहुत रिजिड होती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, वो बात नहीं करती? देखिए, एक चीज़ तो है कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में जहाँ पर भी दमन हो रहा है, जो पूरा दमन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आप देखिए कि अगर जो अभी रिसेंट में अगर देखिए कि 2014 की जो गवर्नमेंट बनने के बाद अगर रोहित वेमुला
का सवाल आता है तो रोहित वेमुला के सवाल के जानने के बाद आज उनकी माँ जो है उस जंग को लड़ रही हैं। आज नजीब जो आज 75 दिनों से ज़्यादा जेएनयू से गायब है, उनकी माँ लड़ रही हैं। ठीक इसी तरह से पूरे जो टेरर के नाम पे जितने लड़के बंद हैं, उनके घरों में सबसे ज़्यादा उनकी माँ, बहनें, पत्नी वो फाइट करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अब इस बात को आप कहते हैं कि इस सवाल को कि आप जो है कि वो निकलती नहीं है, बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन हम देखें हैं कि खालिद मुजाहिद जो हम लोग के माने कि सबसे पहले शुरुआती दौर में जिनको हम लोगों ने केस को हम लोगों ने देखा, उस पूरा उनकी रिहाई के लिए आंदोलन चला, उनकी पत्नी जो 21 दिन पहले मात्र जो है शादी हुई थी, उनकी पत्नी और उनकी माँ जो है सबसे पहले सामने आती हैं। तो ये एकदम ये जो प्रोस्पेक्टिव है कि ये कहना कि मुस्लिम महिलाएं ये सामने नहीं आती हैं, तो ये पूरा बेसिकली क्या है कि एक माइंडसेट है, जो पूरा माइंडसेट है कि किसी भी सोसाइटी को आप गेटवाइज करते हैं गेटवाइज करते हैं कि आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर का पूरे सवाल में देखिए तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा पूरे आंदोलन में महिलाएं हैं। आप क्या कहते हैं, जब कहीं आप सांप्रदायिक हिंसा में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर रजिस्ट करती हैं महिलाएं रजिस्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरे इस भाव को जो है ये एक गलत तरीके से किया जाता है। दूसरा एक चीज़ और भी है कि एक ख़ास तौर पे है कि इसीलिए कभी भी जो आतंकवाद के नाम पर या जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के नाम पर जिन लोगों को भी पकड़ा जाता है, उनके घरों की महिलाओं के बारे में कोई परफेक्शन उनके बच्चों के बारे में नहीं आ पाता है। सिर्फ और सिर्फ आता है कि वो जेल में है तो वो है, जेल से छूटता है तो वो ये हालत में। लेकिन उस दरम्यान सोचिए कि उनके घर में सबसे ज़्यादा बुरा हाल उन महिलाओं का होता है, बच्चों का होता है और बूढ़ों का होता है। आप इस पूरे सेक्शन में देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में के पूरे सवाल को जिस तरह से बात होती है, तो उसमें जिस तरह से हाबिडोस का कौन सा बात आई कि वहाँ पर जिस तरह से लोग गायब हैं, उसी तरह से ठीक जो है आप भारत के अंदर भी आधी विधवाएं जो है यहाँ पर ये भी हो रहा है। जो लड़के आप बता रहे हैं कि ये फरार हैं, जबकि वो फरार नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी ने उठाया है और उनकी शादियाँ हुई हैं या फिर उनकी माँ है, उनकी बहन है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशान है। दूसरा कि उनके घरों में अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे आप तो हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तीसरा कि जो लड़के ख़ास तौर पे इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर सबसे ज़्यादा 2008 में सब के बाद जो सबसे ज़्यादा बंद किए गए, उन लड़कों की उम्र लगभग 22 से 28-32 साल की रही। और कई लड़कों की में स्थिति रही कि किसी का बच्चा के माँ के पेट में था, तो किसी का 1 साल का था, किसी का 2 साल का था, और आज वो बच्चे 8-8 साल 9-9 साल के हो गए हैं। कोई और उनके घर वालों से पूछते हैं कि आपके अब्बू कहाँ हैं। तो जो सवाल होता है, सवाल जो सोसाइटी का होता है, उस सोसाइटी के सवाल वो शायद वो जो जब पूछा जाता है सवाल, तो सबसे ज़्यादा किसी को दर्द होता है तो उसकी माँ को होता है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से ही पूछता है। जब बाहर जाता है स्कूल से पूछता होगा आपके अब्बू कहाँ हैं, तो अपनी माँ से पूछता होगा, अपनी दादी से पूछता होगा। और एक मैं अंत में इसमें बताऊँ कि एक केस की हमारे यहाँ एक वासिफ साहब हैं, कानपुर के हैं, और वो लंबे समय के बाद वो जेल से बाहर आए और उन्होंने दैनिक जागरण के खिलाफ जो है गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ उन्होंने मुकदमा भी किया। अभी पिछले 1 साल के भीतर उनकी जब छूट के आने के बाद, माने कि जो जेल के अंदर में रहने पे आप तमाम जो बच्चे रहते हैं, महिलाओं को मतलब बच्चे भी उनके साथ ही अटैच करते हैं, तो जब बच्चे जेल में रहते हैं, वो जब उनके अब्बू जेल में रहते हैं, तो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, आप पूछिए किसी उन बच्चों से, तो लोग उनको एक टेररिस्ट के बच्चे के तौर पे ट्रीट करते हैं। अब वो छूट के आ रहा है, उसके बाद सरकार पुनर्वास मुआवजा नहीं देती है, तो सरकार भी टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रही है। दूसरी तरफ कि अगर वो फाइट कर रहा है तो उसके बच्चे को
डरवाया जा रहा है। आज वासिफ साहब के बच्ची को कानपुर में वहाँ पर जो इंडिया सुरक्षा एजेंसियों के लोगों ने, खुफिया एजेंसियों के लोगों ने उनको अपहरण करने का प्रयास किया, और उस अपहरण करने के प्रयास से उस छोटी सी बच्ची के माइंड पे इतनी शॉक हुई लड़की कि उसको हर घंटे पे 2 घंटे पे पहले दौरे आते थे, और उसका स्कूल छूट गया, और आज उसके हर 15 दिन महीने पे उसको दौरा आता है। तो आप बताइए कि जो सर्वाइव कर रहा है सबसे ज़्यादा, माने कि टेरर के नाम पर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर में है, तो वो महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। जो पुरुष है वो तो अभिव्यक्त कर लेता है कि किसी पब्लिक मीटिंग में चला गया, धरने प्रदर्शन में चला गया, अभिव्यक्त कर लेगा, लेकिन वो बच्चे और महिलाएं नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ये एकदम इसको सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पर इसीलिए जब आप पुनर्वास मुआवजे की बात करते हैं तो पूरे परिवार के सेटलमेंट की बात होनी चाहिए। जी राजीव, रिहाई मंच और रिहाई आंदोलन आप लोगों ने पहले शुरू किया था, आज 10 साल कंप्लीट हो गए हैं उसके। मुझे ये बताइए कि इन 10 सालों में आपका अचीवमेंट क्या है? आप लोगों ने जिस सोच के साथ इसे शुरू किया था उसे पाने में कहाँ तक सफल हुए हैं आप लोग, और क्या वो उपलब्धियाँ हैं जो आप मेरे दर्शकों से बांटना चाहेंगे? देखिए, वो जो शुरुआत में जब रिहाई आंदोलन की शुरुआत हुई तो बहुत सारे लोग, उस समय हम लोग स्टूडेंट फेज़ में थे और तमाम चीज़ों को सोच रहे थे, समझ रहे थे। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि यहाँ पर धुआं है तो आग होगी ही, इस तरह के तमाम सवाल करते थे। उस समय हमारे पास बहुत सारे बताने की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन इस आंदोलन की अपनी विशेषता ये रही कि 2007 में जब ये सवाल उठा और पहले ही 22 दिनों में आफ्ताब आलम अंसारी की रिहाई हो गई, जो कलकत्ता का से उठाया गया था, जिसको 120 किलो RDX के साथ अलीपुर में लेकर जाते हुए पकड़ने का पुलिस ने दावा किया था। उसको 22 दिन में रिहाई हुई थी, जिसको रिहाई मंच के अध्यक्ष और उनके अधिवक्ता एडवोकेट मोहम्मद शोएब ने रिहा करवाया था। उसके बाद वो पूरा जो दौर चल रहा था, उसके बाद कचहरी में चूँकि ब्लास्ट हुए थे और वकीलों ने कहा कि हम लड़ने नहीं देंगे मुकदमा, लेकिन शोएब साहब ने लड़ा और बाराबंकी, फैजाबाद और लखनऊ कचहरी में उनके ऊपर हमले हुए। लखनऊ कचहरी में उनके कपड़े फाड़ करके उनको अंडरगारमेंट में काली पोत करके, चुनाव पोत कर हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए। और एक वो दौर हमने देखा कि जब हमारे पास एक शुरुआती दौर था, हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, जो लोग मानने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे, तमाम चीज़ नहीं तैयार होते। लेकिन आज जब ये पूरा आज हमारा 10 साल के कि हम उसमें सीमा पे हैं, आज खड़े हैं, तो आज हम उत्तर प्रदेश में जो मोहम्मद शोएब साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिन केसेस में लगभग 7 केसेस में थे वो, तो लगभग उन 7 केसेस में 14 रिहाइयाँ हुई, और इस दरमियान लगभग 17 रिहाइयाँ पूरे ऑल यूपी से विभिन्न मामलों में हुई। और इस साल सबसे ज़्यादा रिहाइयाँ 5 रिहाइयाँ उत्तर प्रदेश से, बंगाल और वेस्ट यूपी के लड़कों की हुई। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में जो पूरा जो अगर देखा जाए कि जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें क्योंकि पकड़ने का काम तो स्टेट एजेंसीज का होता है, बहुत तेज़ी होता है, लेकिन जो न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है एक धीमी प्रक्रिया होती है, उस पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लगातार उठते रहते हैं। लेकिन उन स्थितियों में भी अगर 17 लोग उत्तर प्रदेश में आज जो है रिहा हैं, और उत्तर प्रदेश में हम पिछले मायावती गवर्नमेंट में जब मायावती थी और उस समय जब यूपी को का उन्हें लाने की कोशिश किया, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तारिक कासमी खालिद मुजाहिद के सवाल पर निवेश कमीशन गठन हुआ, रामपुर में जो घटना उसके बाद उस पर भी सवाल उठने के बाद मायावती ने जब कहा, जब कानपुर में ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि आप CRPF कैंप रामपुर और कचहरी का करवा लीजिए कांग्रेस के समय में, तो हम कानपुर का भी करवा लें। तो जो सवाल जो उभरे, तो उसके बाद लगभग 7 साल से यूपी STF पहले थी, जो बाद में ATS का भी गठन हुआ, कि 7 सालों के भीतर किसी भी स्टेट एजेंसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी भी बेगुनाह को उन्हें पकड़ा। तो एक हमारे लिए है कि हमने उत्तर प्रदेश में जो पूरा जो गिरफ्तारियों का सिलसिला था, जो कि हमारे क्या कि लगभग 2007 और 8 के पूरे दौर में देखें तो लगभग 50-60 गिरफ्तारियों का सिलसिला था। और वो अगर देश के अलग अलग स्टेट में देखें तो हर स्टेट में
गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में यूपी में ये जो सिलसिला रुका, तो ये हमारे लिए एक लगता है कि हमारे जो पूरा आंदोलन है, और ख़ास तौर पे जो पीड़ित हैं, जो लोग जेलों में बंद हैं, उनके जो परिवार हैं और जो पूरे उनके आसपास का जो समाज है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। क्योंकि वो अगर उसने फ़ाइट किया, तब किसी वकील ने, तब किसी एक्टिविस्ट ने उसके केस को लड़ा, सोसाइटी ने फाइट किया। और आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, इसी सवाल के साथ, कि अचीवमेंट के साथ चुनौतियां भी हैं, कि आज हमारे साथ चुनौती ये है कि हमारे यहाँ जो स्टेट एजेंसीज़ या तो नहीं, इस तरह की जो पुलिस ग्रुप्स है नहीं उठा पा रहे हैं इस टाइप के, लेकिन जो NIA है, दिल्ली स्पेशल सेल है, वो लगातार वो गिरफ्तारियाँ कर ले जाती है छुप छुपा कर जो है। तो वो हमारे लिए एक चुनौती है कि हम इस आंदोलन की जो माने जो सवाल है, इसकी एक राष्ट्रीय डायमेंशन पे इसको जो कैसे हम लेके उभारें कि जो इस तरह की एजेंसियां हैं जो गलत तरीके से गिरफ्तारी कर रही हैं, उन पर भी लगाम लगे। और ख़ास तौर पर इस समय जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कि जो पूरा IS या अलकायदा के नाम पर जो नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जो युवाओं को फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि यहाँ का युवा सपोर्ट करता है, तमाम चीज़ करता है। तो ऐसे में एक जो हमला है, तो इसमें अगर हम इसको एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, तो अगर रोक पाने में सफल होते हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारा या इस समाज या इस डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी, यही इसका सबसे बेहतर रहेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, और जिन लड़कों को या जिन पुरुषों को आप छुड़ाते हैं, उनका मेंटल स्टेज इतने लंबे समय में एक इतने बड़े आरोप में रहने पे क्या हो जाता है? क्या वो उस तरह से दोबारा जीवन जीने के काबिल रह पाते हैं जैसे वो पहले होते हैं? क्या जेल से आने के बाद भी उनका वही मेंटल स्टेज रह जाता है या दिक्कत होती है उनको? देखिए, जो पूरा अब देखिए कि जो टेरर के नाम पे जो लड़के बंद हैं, उन लड़कों में कई कैटेगरीज हैं। जैसे कि ये एकदम कहना गलत होगा कि जो बहुत सारे लोग बार बार होता है कि दाढ़ी टोपी वाले को उठाया जाता है, दाढ़ी टोपी वालों को उठाने वो लगातार उठाया जाता है। और लेकिन 2001 से लगभग जो SIM के सिमी के नाम पे जो गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, उस समय भी जो लड़के जो सॉफ्टवेयर या तमाम इस तरह की जो जॉब में थे, इंजीनियरिंग की जॉब में थे, उनको टारगेट किया गया। पढ़े लिखों को टारगेट करना 2001 से शुरू हुआ, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ, वो उसका जो हमने आयात किया वो जो टेरर पॉलिटिक्स, वो उसका पार्ट था। तो मतलब कि उसमें कई टाइप की कैटेगरी, एक तो जो मुसलमान जो लड़का है जो वर्किंग क्लास है वो है, दूसरा ये है कि जो इस तरह के जो स्थापित हैं, कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश लाइफ है, उनकी एक है लाइफ है। तीसरी लाइफ है कि एकेडमिक्स के लड़के हैं। 3 टाइप के इसमें जो दिखते हैं, बहुत वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तीनों में एक अलग चीज़ की चेंजिंग मुझे जो दिखती है कि जैसे कि जो वर्किंग क्लास का, जो लेबर क्लास का जो लड़का है जो बंद किया गया है, वो जो छूट के आता है, तो उसका जो स्ट्रगल है, चूँकि वो लाइफ में उसके पहले भी स्ट्रगल करता रहता है, और जब वो छूट के आता है तो उसको फिर से वही गारा माटी सीमेंट ढोना है, और उसके दिमाग में बना है कि ये मुझे करना है, वो जाके वो कर लेता है। और वो फिर से वो धीरे धीरे उसमें निश्चित रूप से जब जेल की जैसे जो प्रॉब्लम है, जो वाइट रोशनी का प्रॉब्लम है कि वाइट बल्ब जलता रहता है, पीली रोशनी प्रॉब्लम है, या जो आँखों का जो सवाल है, या फिर जो बॉडी का सवाल है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो सबको होता है। लेकिन वो सर्वाइव करने की पोजीशन में हमको लगता है कि वो बना लेता है धीरे धीरे करके कि मुझे सर्वाइव करना है। लेकिन जो दूसरा स्टेप का लड़का है, जो एकेडमिक्स के किसी विश्वविद्यालय से जुड़ा था, किसी कॉलेज से जुड़ा था, उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि वो जब आता है तो वो कोई लड़का पकड़ा गया BA कर रहा था, कोई जर्नलिज्म का छात्र था, कोई इंजीनियरिंग का छात्र, मेडिकल स्टूडेंट का छात्र, और उस समय पकड़ लिया गया। अब उस दरमियान और 8 साल 10 साल के बाद दरमियान कितनी सब चीज़ें बीच में ब्रेक कर गई। अब कैसे वो उसको छोड़ दे कोई। अब वो एक तो वो मुश्किल है कि वो उसका एकेडमिक्स लाइफ पूरी चौपड़ जाती है। और मुझे लगता है कि जो पूरा का पूरा इनका माइंड सेटअप है, वो पूरा का पूरा ये है कि जो इसकी एकेडमिक्स जो कम्युनिटी है, ये घटवाइज हो कैसे,
कि इसीलिए जो लोग, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि मदरसों में क्या कहते हैं, इनके मदरसे सिखाया जाता है। तो आप बताइए ना कि नजीब किस मदरसे का छात्र था? JNU का छात्र था जो है। लेकिन आज नजीब का जो पूरा सवाल है कि आज नजीब के सवाल से पूरी दुनिया में JNU जो जाना माना जाता है ऐसा विश्वविद्यालय है, उसके लड़के वहाँ से भी जो लड़का पढ़ रहा है उसका भी गायब हो जाने से आप सोच सकते हैं कि किसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय या BHU या लखनऊ विश्वविद्यालय या किसी पटना विश्वविद्यालय से वहाँ पर क्या स्थिति होगी, जहाँ पर खुलेआम देखिए तो BHU में वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम जो सेकुलर फोर्सेस के वहाँ पर ABB के लोग नहीं होने देते हैं। तो मामला है कि तो ऐसी स्थिति में एक चुनौती है, और उसमें हम मानते हैं, इस बात को भी मानते हैं कि अभी हमारा कैंपेन भी पूरा यूपी में हमने जगह जगह मीटिंग और कैंपेन में लिया, और दलित और मुस्लिम तबके के बीच में इसको कि जिस तरीके से रोहित वेमुला को एक संस्थान में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है, और नजीब जाते हैं विश्वविद्यालय में जाते हैं तो गायब हो जाते हैं। तो हमारे बच्चों की गारंटी करे सरकार है कि हमारे बच्चे जाए। अब तक तो हमारा बच्चा सऊदी अरेबिया जाता था कमाने के लिए या बम्बई जाता था तो आप आतंकवादी का ठप्पा लगा देते थे, हैं, उसको मार डालते थे, गायब कर देते थे, 7-8 साल के लिए जेल में बुक कर देते थे। हमारा पढ़ने भी जा रहा है तो उसको कर दे रहे हैं। तो मतलब कि एक तो ये है सवाल के साथ कि ये एक एकेडमिक्स के जो लड़के हैं, इनका जो ब्रेक होता है, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम खड़ी होती है। तीसरा जो सबसे बड़ा तबका है, मुझे लगता है कि जो किसी व्यवसाय में है, सपोज दैट कि एक मुमताज़ साहब हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे। मुमताज़ साहब प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे, और उसमें प्रिंटिंग के वजह से उनको जो है बहुत सारे उस समय सिमी के नाम पर या इस तरह के साहित्यों के नाम पर लोगों को पकड़ के बुक कर दिया जाता था। आज जब वो प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे, तब वो जो अक्षर होते थे जिनको लगाया जाता था क श ख छ करके, वो फिट कर जाता था किसी खाँचे में, और वैसे प्रिंटिंग होती थी, उसको तब पकड़ा गया था। और आज जो है, जब ऑफसेट प्रिंटिंग हुई, डिजिटलाइजेशन हो गया, अब वो जब छूट के आए हैं तो उनकी जो व्यवसाय कर रहे थे और आज के जो व्यवसाय में पूरा जब का अंतर है। अब बताइए कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। माने कि अब ऐसे जो तमाम लोग छूट के आ रहे हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा संकट हो रहा है कि जो किसी टेक्निकल प्रोफेशनल माने कि हायर एजुकेशन वाले लोग थे, जो इस्टेब्लिश लोग थे, वो जो 8-10 साल बाद छूटने के आ रहे हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो व्यवसाय कर रहे थे वो व्यवसाय में काफ़ी अंतर आ चुका है, और आज वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कि गवर्नमेंट का रोल भी कहीं पर भी पुनर्वास मुआवजा को देने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसको ये है कि जिस दिन पुनर्वास मुआवजा दे देंगे, उस दिन लोग एक बार तबका कहेगा कि तो आतंकवादियों को क्या कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मामला है कि आपका न्यायालय छोड़ रहा है, और आपका न्यायालय छोड़ने के बाद भी अगर आप पुनर्वास मुआवजा नहीं दे रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ जाएगा, तो मतलब कि आतंकवादियों का मनोबल नहीं, आप स्टेट एजेंसीज जो दुनिया में की सीक्रेट एजेंसीज हैं, जो डेमोक्रेसी को तबाह कर देना चाहती हैं, बर्बाद करना चाहती हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, ना कि अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। न्यायालय जब किसी को बाइज्जत बरी करता है तो यह साफ हो जाता है कि वह दोषी नहीं है। लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था का क्या, जिसने किसी को यह गुनाह साबित होने से पहले ही जिसने किसी को आतंकवादी साबित कर दिया। यह इतना आसान नहीं होता कि समाज ने जिसे आतंकवादी घोषित कर दिया उसे न्यायालय बरी कर दे तो समाज भी उसे बाइज्जत मान ले। इन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसता है तो बच्चे और परिवार की महिलाएं। आप भी सोचिए कि क्या इतना आसान होता है आराम से किसी को आतंकवादी कह देना। ठीक है क्या हम बिना सबूतों के, बिना गवाह के और बिना साबित हुए हम इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि हम किसी को भी आरोपी से गुनहगार साबित कर देते हैं। फिलहाल राजीव जी ने आज हमसे बात की और हमें इतने डीपली सारी चीज़ों को बताया। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि रिहाई मंच इसी तरह से काम करता रहे। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, स्टूडियो नेशनल दस्तक।